क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हम इसके सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि एक्चुअल में महार किन्हें कहा जाता है, वे कौन होते हैं। उसके साथ ही हमने जाना कि उनका सोशल स्टेटस क्या होता है और किस तरह के कामों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है। उसी के तहत हमने एक महत्वपूर्ण तथ्य को जाना, वे ये कि निम्न काम करने के बावजूद भी पखाना साफ करने जैसे निम्नतर काम महार नहीं करते। उसे करने के लिए महाराष्ट्र के संदर्भों में उत्तर भारत से यहाँ के भंगी समुदाय को वहां पर ले जाया गया है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से काम हैं जिन्हें महार करना सम्मानजनक समझते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। महारों द्वारा किए जाने वाले कुछ परंपरागत कामों को सम्मानजनक भी माना जाता था, क्योंकि उनकी वजह से वे ऊंची जातियों के संपर्क में आते थे। गांव के पहरेदार की हैसियत से उन्हें मेहमानों की पहचान दर्ज करनी होती थी और उनके आने का कारण दर्ज करना होता था। मगर उन्हें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा जिस काम से मिलती थी उसका ब्यौरा रॉबर्टसन ने बहुत सटीक ढंग से दिया है। 20वीं शताब्दी के पहले 3 दशकों के दौरान महाराष्ट्र में मिशनरी के तौर पर काम करने वाले रॉबर्टसन बताते हैं, महार के लिए सबसे ज्यादा फख्र का काम सरकारी हरकारे अर्थात संदेश वाहक का होता था। इस काम में अक्सर उसे बहुत सारा धन भी जिला कोषागार तक पहुंचाना होता है। ऐसी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए उसे अपने पुरखों से वफादारी की एक रिवायत मिली है। जब हुकूमत के अफसरों को गांव की सीमाओं के बारे में सटीक जानकारियों की जरूरत होती है तो महार से ही वह जानकारी मिलती है। सेकंड चैप्टर की शुरुआत ही इस बात से है कि जहां कहीं भी गांव होगा वहां महारवाड़ा भी जरूर होगा। महार जो गांव की सरहदों पर ही रहते थे, उनसे ज्यादा बेहतर गांव की सरहद कौन पहचान सकता था, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया है कि जैसे ही महार जो है वो गांव की सरहद में कदम रखते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज हो जाया करती थी। इसलिए शायद ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि महारों से ज्यादा जो है वो सरहदों को कोई और नहीं बता सकता था। बड़ी संजीदगी से खेत की सीमा पर चलते हुए वे सीमा तय करता है। बटाई और बकाया लगान की वसूली के लिए आए राजस्व अधिकारियों के सामने हाजिरी के लिए किसानों को बुलाने का जिम्मा भी महारों को ही सौंपा जाता है। फुटनोट 11। ए रॉबर्टसन, द महार फोक, कलकत्ता, YMCA पब्लिशिंग हाउस, 1938, पेज 20। इससे पता चलता है कि कुछ कामों को करते हुए महार होने में एक गर्व का भाव महसूस किया जा सकता था। इस बात की बहुत सारे लोगों ने तस्दीक की है। पिल्लई वेटेश्वरा का कहना है कि अपनी निम्न जाति के बावजूद महार एक बहुत सम्मानजनक हैसियत रखते थे। फुटनोट 12। तो इनकी पुस्तक महार के पेज नंबर 3 में इसको देखा जा सकता है। हमने पिछले एपिसोड में भी कई जगह इसका रेफरेंस था महार बुक का। जबकि जयश्री गोखले ने बताया है कि गांव की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए गांव के बीच सीमाओं से संबंधित विवादों के समाधान में महारों की भूमिका से उनको एक ऐसा कद मिल जाता था जो और किसी जाति के पास नहीं था। फुटनोट 13। जे गोखले, फ्रॉम कंसेशंस टू कन्फ्रंटेशन, पेज 32। और यहां पर एक बेहद खास चीज वे लिख रहे हैं। डाकिये की भूमिका से भी महारों को एक साझा संगठन बनाने के लिए अनुकूल संबंधों का नेटवर्क गढ़ने में मदद मिली। R.J. Miller, दे विल नॉट डाई हिंदूज, द बुद्धिस्ट कन्वर्जन ऑफ महार एक्स अनटचेबल्स, एशियन सर्वे 2 विद इन ब्रैकेट 9, सितंबर 1967, पेज 637। तो ये डाकिये की भूमिका में महारों का सुन के अचानक ही मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कजाकी याद आ गई। उसमें भी जो डाकिया था वे पासी जाति का लिखा गया है। उसमें कुछ महारों में एक निश्चित किस्म का आत्मविश्वास भी दिखाई पड़ता था। दया पवार बताते हैं कि वे जिन महारों को जानते थे उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे भीख मांगते हैं। अपने भुगतान अर्थात बलूत को वे एक अधिकार की तरह देखते थे। पीढ़ियों से उनको ये मालूम था कि उनके पुरखों को 52 अधिकारों की फेहरिस्त दी गई है। विद इन ब्रैकेट प्रत्येक महार इस परंपरा में गौरव महसूस करता था। फुटनोट 14। डी पवार, माँ विया डी इनटचेबल,
पेज 62, और हिंदी में यही अछूत और मराठी में बलूत। महार अंतिमों में सबसे पहले जो प्रतीत होते थे, ये तथ्य काश्तकारों के रूप में उनकी भूमिका का नतीजा थी। हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं कि सोशल स्टेटस का जहां तक सवाल था तो महार सोशल स्टेटस में सबसे निचली पायदान में थे, और जितनी भी जातियां सबसे निचली पायदान में थी उनमें महारों का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा था। महार सबसे पहले आते थे। और आगे सुनिए, और ये भूमिका वतनदार की अपनी हैसियत का परिणाम थी, जिससे उन्हें जमीन रखने और उसको जोतने का अधिकार मिल जाता था। हालांकि वो जमीन उनकी अपनी नहीं होती थी, वो बलूतेदार उन्हें देते थे सींचने के लिए, लेकिन उस जमीन पर वे पुश्त दर पुश्त मेहनत मशक्कत करके अनाज उत्पन्न कर सकते थे अपने और अपने परिवार के लिए। लेकिन मजदूरी के लिए फिर भी उन्हें दर दर भीख ही मांगनी पड़ती थी। तो काफी कॉन्ट्राडिक्शन है इन सब बातों में। सेना में महारों की बड़ी संख्या में भर्ती से भी उनको बहुत फायदा हुआ। महारों के सैन्य गुणों को देखते हुए अंग्रेजों ने अपनी नियमित सेना में बहुत सारे महारों को भर्ती किया था। तो महारों के अंदर कितने गुण थे वो अभी हमने पढ़े। वो दूर तक भागते हुए जा सकते थे, भागते हुए आ सकते थे, और इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद एक मजबूत कटकाठी उनकी हो जाया करती होगी। उन्हें हथियारों के कारखानों में भी नौकरी दी गई थी, बल्कि इन कारखानों में उनकी अच्छी खासी संख्या होती थी। एक समय तो इन्फेंट्री की 20 रेजिमेंटों में महार नेवल रेजिमेंट में लगभग 70 गैर कमीशन महार अधिकारी थे। फुटनोट 15। The Conference of the Deccan Mahars to the Right Honorable the Earl of Crewe, page 3, जो कि महारों में एक छोटा मोटा अभिजात्य तबके के निर्माण के लिए बड़ी अनुकूल स्थिति थी। 1857 के गदर के वक्त बंबई कमान के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिमेंट में से छठा हिस्सा महारों का ही था। फुटनोट 16। एस कोहेन, The Untouchable Soldier, Caste Politics and the Indian Army, Journal of Indian Studies, 28 within bracket 3, 1969, page 455। तो अब यहां पर जिक्र किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिमेंट का एक छठा हिस्सा, जो कि काफी अच्छी खासी तादाद मानी जा सकती है, महारों का हुआ करता था। अब इससे ये कहने की जरूरत नहीं है कि वे गद्दार थे और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। सिर्फ महार ये छठा हिस्सा था। बाकी के जो 5 हिस्से थे उसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल थे। इसीलिए महारों को गद्दार नहीं कहेगा कोई। ये उस समय की उनकी मांग थी अपनी जीविका कमाने की। इलियनर जीलियट के मुताबिक एकदम शुरुआती दौर में फौजी नौकरियां मिलने से उन्हें अर्थात महारों को चारों ओर पश्चिमी संस्कृति के प्रसार से बहुत पहले ही ब्रिटिश संस्थानों में आने का मौका मिल गया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि गांव छोड़कर जाने वालों में सबसे आगे महार लोग ही थे, और नए नए व्यवसायों को अपनाने में भी सबसे जो पहल इन्होंने करी। इसी वजह से सबसे ज्यादा बाहरी संस्कृति और सभ्यता के संपर्क में भी यही लोग सबसे पहले आए, जिसका बेनिफिट भी इन्हें मिला। धीरे धीरे करके एक एलीट क्लास इसमें भी डेवलप होने लगा। इस तरह के एक्सपोजर की बदौलत वे नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ तेजी से परिचित हुए। फलस्वरूप जैसे ही नए अवसर और विकल्प सामने आए, वे उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए दूसरे समूहों के मुकाबले ज्यादा तैयार स्थिति में थे। फुटनोट 17। E. Zilliot, Learning the Use of Political Means, Mahars of Maharashtra in R. Kothari edited, Caste in Indian Politics, New Delhi, Oriental Longman, 1970, page 30। इसी बीच महार दूसरी व्यवसायों में भी हाथ पांव मार रहे थे। इनमें से कई व्यवसायों में वे मजबूरन आ गए थे। दरअसल अंग्रेजों के तहत राज्य और उनकी संचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण का ही ये नतीजा हुआ था कि कई नौकरियों और कारोबार भी खत्म हो गए थे, जिस पर महार काफी आश्रित थे। अब वे कौन कौन से पेशे थे जिसके ऊपर महार आश्रित थे और
नई टेक्नोलॉजी की वजह से उनके पेशे छूट गए थे जो पुश्तैनी माने जाते थे। वे थे मसलन नई डाक सेवाओं के आने से हरकारे की नौकरी जाती रही। दूसरी तरफ आधुनिक राजकोषीय व्यवस्था स्थापित होने से गांव के खजाने की पहरेदारी भी खत्म हो गई। नए चमड़ा उद्योगों की आमद के कारण वे मरे हुए जानवरों की खाल के मालिक भी नहीं रहे। नए कारखाने पशुपालकों के साथ सीधे अनुबंध करने लगे थे। गांव की सीमाओं के निर्धारण के रूप में भी उनकी भूमिका जाती रही, क्योंकि अब एक भूमि पंजिका यानी कि लैंड रजिस्टर की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। फुटनोट 18। इलियट डॉक्टर अंबेडकर, पेज 39। संक्षेप में, महारों को बड़ी तादाद में गांव से निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी विशेष क्षमता या हुनर नहीं था जिसके बल पर वे औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू किए गए आर्थिक और शासकीय बदलावों का मुकाबला कर सकते थे। पहले ही कह दिया गया था कि वे स्किल्ड वर्कर्स नहीं थे, उनकी कोई स्पेशलिटी नहीं थी। जैसे कि मांग लोगों की स्पेशलिटी थी, मांग जाति के लोगों की रस्सी बनाना, चमारों या चांभारों की स्पेशलिटी थी चमड़े का उद्योग करना। उस तरीके से जो ये महार थे उनकी कोई स्पेशलिटी नहीं थी, ये स्किल्ड वर्कर्स नहीं थे, इन्हें जो काम मिल जाया करता था ये कर लिया करते थे। इसीलिए सबसे ज्यादा पेशे जो है वो इन्हीं से छूटे आधुनिकीकरण की वजह से। ये सब कुछ हम पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे 1921 में केवल 13% कामकाजी महारों के पास कोई परंपरागत व्यवसाय बचा था, जबकि चांभारों और मांगों में ऐसे लोगों की संख्या क्रमशः 55 और 33.2 थी। इस तरह गांव से निकले हुए बहुत सारे महार मुंबई चले गए और उन्हें पुलिस महकमे, कारखानों या गोदी के कोयला ढलान इलाकों में नौकरी मिल जाती थी। फुटनोट 19। सी जी.आर. प्रधान, अनटचेबल वर्क्स ऑफ बॉम्बे सिटी, बॉम्बे कर्नाटका पब्लिशिंग हाउस, 1938। साल 1918 में बंबई के कपड़ा मजदूरों में से 10% महार थे। फुटनोट 20। जी. ओम्बेड, दलित्स एंड द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर एंड द दलित मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया, न्यू दिल्ली, सेज 1994, पेज 141। वी मून के अनुसार 40 के दशक में नागपुर के 40 से 45% मिल मजदूर महार ही थे। वी मून, ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया, पेज 71। और वी मून के बारे में हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं कि वे संस्कृत पढ़ने से उन्हें रोक दिया गया था 1940 के दशक में। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें अभी आपको याद ही होंगी क्योंकि पिछले चैप्टर की हैं। 1921 की जनगणना के अनुसार बंबई और उसके फैक्ट्री कामगारों की आबादी में 12% अस्पृश्य जातियों में से थे, जबकि 1864 में बंबई की आबादी में उनकी संख्या मात्र 4% थी और 1872 में फैक्ट्री मजदूरों की उनकी संख्या सिर्फ 1% थी। फुटनोट 21। मॉरिस डेविस मॉरिस, द एमर्जेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स इन इंडिया, अ स्टडी ऑफ द बॉम्बे कॉटन मिल, 1954 to 1947, बार्कले, लॉस एंजलिस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 1965, पेज 74। इस 12% आबादी में से ज्यादातर महार थे। उनमें से बहुत सारे लोग जैसे दया पवार के पिता 20 और 30 के दशकों में गोदी में हम्माली करते थे। फुटनोट 22। दया पवार के गांव का महारवाड़ा मोहल्ला असल में 50 के दशक से पहले ही खाली हो चुका था। जब दया पवार युद्ध के बाद वहां वापस आए तो महारवाड़ा में सिर्फ 2 बूढ़ी विधवाएं ही रह रही थी। डी पवार, इनका बलूत या अनटचेबल आप देख सकते हैं। जब हम दया पवार जी की अछूत पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। इससे पहले रेलवे में भी महारों की जो बड़ी संख्या में काम मिला था। इस गतिशीलता ने बहुत सारे महारों को वतन व्यवस्था से तो वंचित कर दिया था, मगर इसका फायदा यह हुआ कि अब वे मांग जैसे अन्य समुदायों के मुकाबले ज्यादा राजनीतिक जोड़ तोड़ कर सकते थे। तो फुटनोट 23। इलियट, लर्निंग द यूज ऑफ पॉलिटिकल मीन्स, पेज 63। नरेंद्र जाधव के पिता 1924 में रेलवे में मुलाजिम हुए थे। उनकी जीवनी
जीवन कहानी रेलवे के कारण आई सामाजिक गतिशीलता का एक बढ़िया उदाहरण है। और वो क्या है, सुनिए। एन जाधव, इनटचेबल, पेज 41। खैर, इस गतिशीलता का हमें ज्यादा गौरवगान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर महार अभी भी गांव में ही टिके रहना चाहते थे। दूसरी तरफ इससे मांगों के गांव से निकलने की प्रक्रिया और धीमी हो गई, क्योंकि महारों के जाने से जो काम पैदा हुए थे वे मांगों के हाथ में आ गए थे। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में इसको कैरी ऑन करेंगे कि इसके आगे और क्या क्या महारों के साथ हुआ और कहां कहां उनके नए व्यवसायों से उनको कितना फायदा पहुंचा और उनका सोशल स्टेटस किस तरीके से अपग्रेड हुआ। ये सभी बातें हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। अम्बेडकरनामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि ये वीडियोस आपको इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो इन्हें दूसरों तक भी पहुंचाने में अम्बेडकरनामा का सहयोग करें। धन्यवाद।